एवरीवन, माय नेम इज अंकिता तोमर एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सभी लोगों के पास आई हूँ एंड दैट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं वो आज हम अपने इस सीरीज में या इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डॉक्ट्रिन। एंड उसके पहले हम देख लेते हैं एक बार कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स के नाम हमने अक्सर सुने हैं बट वी डोंट नो व्हाट प्रिसाइजली द वर्ड डॉक्ट्रिन मींस, है ना, और ये क्यों डेवलप हुई। सो इट इज बेसिकली अ लीगल डॉक्ट्रिन इज अ फ्रेमवर्क और अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजरल स्टेप्स, या फिर आप कह सकते हो ये कुछ टेस्ट हैं जो प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं विच आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट्स थ्रू प्रोसीडेंट्स, है ना। अपने जजमेंट्स के थ्रू जब भी कोर्ट कोई प्रोसीजरल टेस्ट बताता है या कोई आपको सेट ऑफ रूल्स देता है, कोई फ्रेमवर्क दे देता है, तो हम उसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। Then these a doctrine comes about when a judge makes a ruling where a process is outlined and applied and allows for it to be equally applied to like cases। ठीक है, कब माना जाता है कि कोई डॉक्ट्राइन जो है आपकी एस्टैब्लिश हुई है, जब कोई जज एक स्ट्रक्चर आउटलाइन करता है एंड फिर सिमिलर नेचर के केसेस में उस पूरे स्ट्रक्चर को वैसा का वैसा ही अप्लाई करता है। ठीक है, when enough judges make use of the process it may become established as the de facto method of deciding the situation। और अगर बहुत सारे जजेस उसको यूज करते हैं, बहुत सारे जजेस उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक डी फैक्टो मेथड बन जाता है उस तरीके की सिचुएशन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट डॉक्ट्रिन पे। इसका नाम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये रिलेट करती है। जहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करें उसके पहले हम एक बार आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देख लेते हैं, जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, यानी कि संविधान के इमरजेंस से पहले, संविधान के एनैक्टमेंट से पहले, एनफोर्समेंट से पहले जो भी हमारे लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, उन लॉज की वैलिडिटी को अपहोल्ड करने की बात करता है। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 सेज ऑल लॉज इन force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part। which part? The fundamental rights वाला part। ठीक है, the part 3 shall to the extent of such inconsistency be void। ठीक है, so what basically it is trying to say is that article 13 जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को असंवैधानिक होने से बचाता है। अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो संविधान के पार्ट 3 के साथ में इनकंसिस्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करता है, तो हम उस पार्ट को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द पावर given दिस इज व्हाट द पावर इज गिवन टू दी कोर्ट्स, जहां पर वो कोई भी अगर सेगमेंट है किसी लॉ का जो आपकी फंडामेंटल राइट को इंक्रोच कर रहा है, तो उतने पार्ट को आप हटा सकते हो। ठीक है, नाउ बिकॉज दैट पार्ट विल बिकम वॉइड ऑटोमेटिकली, है ना। क्लियरली स्टेटेड है आर्टिकल 13 के अंदर कि अगर कोई भी प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट्स को के साथ इनकंसिस्टेंट है या उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उनके अगेंस्ट उनके तरफ डेरोगेटरी है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की अगर हम बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट नलिटी और वॉइड एब इनिशियो बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। यानी कि आप पूरे के पूरे लॉ को हटाने की बात नहीं करते हो। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है कि अगर कोई कानून असंवैधानिक पाया गया या वो फंडामेंटल राइट्स से का एनक्रोचमेंट करता हुआ पाया गया, तो आप उस लॉ को एब इनिशियो, नलिटी या वॉइड नहीं बता दोगे, आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दोगे। ठीक है, इट विल नॉट बिकम डेड, रैदर इट विल स्लीप। क्या करेगा वो लॉ? वो साइलेंटली एक कोने में पड़ा रहेगा, और जिस दिन वो फंडामेंटल राइट चेंज हो गया, है ना, उस दिन ये राइट आपका जो है क्या हो जाएगा? अब ये आपका जो भी कानून था वो वापस से एनफोर्सेबल हो जाएगा। बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस रेलेवेंट फंडामेंटल राइट्स द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एलिमिनेटेड सो दैट द एक्लिप्स वैनिशेस and the entire law becomes valid। The first case in which this doctrine was applied was Bhikaji versus state of Madhya Pradesh। ठीक है, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के पर्सपेक्टिव से। इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में जो नाम से ही क्लियर है, क्या कहता है? एक्लिप्स, द नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन इटसेल्फ इज एक्लिप्स। अब एक्लिप्स से मतलब क्या होता है? ग्रहण। अगर कोई भी कानून जो संविधान आने के पहले बन गया था और वो कानून पाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का एनक्रोचमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन द कोर्ट्स हैव एन ऑप्शन। ठीक है, कोर्ट्स क्या कर सकते हैं कि ये जो कानून है उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का शैडो डाल दें। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, इस बात को वहां पर प्रूव कर दें।
और जैसे ही आप फंडामेंटल राइट को इनसे बड़ा बता दोगे, आपके जो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है फंडामेंटल राइट से, उसको अगर फंडामेंटल राइट से छोटा बता दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस बड़ी चीज की शैडो पड़ जाएगी छोटी चीज के ऊपर। तो यहां पर हम इसे क्या कह रहे हैं कि हमने इसको खत्म नहीं किया है, वी हैव जस्ट पुट अ शैडो of fundamental rights over those inconsistent laws. The day this fundamental right is diminished, मान लीजिए अगर आर्टिकल 19 है और कोई एक लॉ है जो आर्टिकल 19 के साथ में आज एनक्रोचमेंट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल 19 को इतना बड़ा दिखा दो कि इसके ऊपर इसकी शैडो पड़ जाए और ये ढक जाए, ठीक है, ये कवर अप हो जाए। जिस दिन आप फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 19 को डिमिनिश करोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे फिर ये दिख सकता है और इसका दिखना क्या होगा, लीगल होगा। सो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द लास्ट पैराग्राफ, दैट बाय अमेंडिंग द constitution's relevant fundamental rights, you can revive the act which had been eliminated previously। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है, एंड ये भी हम आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के साथ ही पढ़ते हैं, जहां प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हुई है। सो अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, तो हम उस लॉ के उतने पोर्शन को, ठीक है, मान लीजिए एक लॉ के अंदर पांच ऐसे, एक एक्ट के अंदर पांच धाराएं ऐसी हैं, पांच सेक्शंस ऐसे हैं विच आर एनक्रोचिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो आप क्या करोगे, इन पांच सेक्शंस को उस पूरे एक्ट से हटा दोगे, सेपरेट आउट कर दोगे, ठीक है, या सीवियर कर दोगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। तो आप इन पांच प्रोविजंस को सेपरेट आउट कर दोगे और बाकी के जो भी प्रोविजंस है वो वैसे की वैसे ही चलते रहेंगे, पूरा एक्ट यहां पर खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको किसी एक्ट में से कोई प्रोविजन उसके सेपरेट आउट करने हैं, तो वो सेपरेबल होने भी चाहिए। अगर कोई ऐसा एक्ट है ना, और उसके प्रोविजंस कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि आप ये जो वॉइडनेस है, ये जो वॉइड है आपका फंडामेंटल राइट के साथ में, उस वॉइड एलिमेंट को सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते, वो इतना इंटरमिंगल्ड है या इतना इंटरमिक्स्ड है कि आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। बट द होल लॉ और द एक्ट वुड नॉट बी हेल्ड इनवैलिड। जो मैंने कहा कि जितने प्रोविजन आप इनवैलिड है उन्हीं को हटा दो, बाकी पूरा लॉ क्या रहेगा, बाकी पूरा एक्ट आपका वैलिड ही रहेगा। But only the provision of the law or the act which are not right, which are inconsistent with the fundamental rights. Now, if both the valid and the invalid part is so closely mixed up with each other that it cannot be separated, then the whole law or act will be held invalid. ठीक है, इन दैट सिचुएशन आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी नहीं यूज कर पाओगे, आपको पूरा का पूरा ही जो एक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नाउ वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर टर्म वेरी ऑफनली, एंड आई गेस देयर इज हार्डली एनी लॉ स्टूडेंट हु इज नॉट अवेयर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हम इसको जनरली जुडिशियल रिव्यू ही कहते हैं। अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू refers to the power of the judiciary to interpret the law and to declare the law that is inconsistent with the constitution as void। क्या कहा गया है, सिंपल भाषा में, जुडिशियरी के पास एक पावर दी गई है कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज करके या जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज करके पार्लियामेंट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी बनाया हुआ कानून जो है उसको क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, उसको स्टडी कर सकती है, उसको एनालाइज कर सकती है और देख सकती है कि क्या वो फंडामेंटल राइट के साथ में या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में इन्फ्रिंजमेंट में तो नहीं है। अगर वो उसके साथ में इन्फ्रिंजमेंट में है तो इन दैट सिचुएशन क्या कर सकती है जुडिशरी, उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स रिव्यू पावर इज विद द जुडिशरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के एक्शन का रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी करती है। It is for checking the exercise of the power of public authorities whether they are constitutional, quasi-judicial और governmental। ठीक है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटीज जो भी वो काम कर रहे हैं उनके एक्शंस को स्टडी करता है कि क्या इन्होंने जो एक्ट करा है या जो इन्होंने स्टेप लिया है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये संवैधानिक है, क्या ये क्वासी जुडिशियल है, क्या ये गवर्नमेंटल फंक्शन है। ठीक है, अगर सही है तो किस हद तक सही है, अगर गलत है तो किस हद तक गलत है। ठीक है, both the Supreme Court and the High Court exercise the power of judicial review. Now this we know very well कि Supreme Court and the High Court both have the power, but Supreme Court का power will prevail। यानी कि High Court ने एक व्यू दिया और Supreme Court का कुछ और व्यू है तो Supreme Court का व्यू will prevail over the High Court's view। So ultimate power of judicial review lies with the Supreme Court।
Now let us come to another doctrine which is again very 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 famous, doctrine of basic structure. लॉ कॉलेज में जाने से पहले अगर हमें कोई और बात पता हो या ना पता हो, हमें ये जरूर पता होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और केशवानंद भारती क्या है, ठीक है। तो ये केस जो है हम सब अच्छे से जानते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में पहली बार इस टर्म को इजाद किया गया था, या इस टर्म को पहली बार कॉइन किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर जैसा शब्द हम यूज नहीं करते थे, ये फ्रेज यूज नहीं होती थी, although the courts and the judges were trying to intend upon something which was not to be disturbed, है ना। जजेस जो है या कोर्ट जो है वो इशारा तो कर रहे थे कि यार देखो एक कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉइन नहीं हुआ था, ये टर्म बेसिक स्ट्रक्चर कॉइन नहीं हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर का टर्म जो है वो केशवानंद भारती के केस से ही कॉइन हुआ। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ कॉमन लॉ लीगल डॉक्ट्रिन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोवरेन स्टेट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी इरेज्ड बाय इट्स लेजिस्लेचर। ये कुछ ऐसे फीचर्स को सेफगार्ड करने की बात करता है जो कि उस किसी पर्टिकुलर देश की पहचान के लिए बहुत जरूरी है। लाइक इंडिया आइडेंटिफाइज इटसेल्फ as a democratic country, as a republic country, as a sovereign country, as a secular country. So when we talk about the doctrine of basic structure, it is intending to inform us that these all features which I mentioned, democracy, republic होना, secular होना, sovereign होना, इन structures को आप change नहीं कर सकते हो। क्यों change नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये मूलाधार हैं आपके देश की नीति का, एक तरीके से इस देश की पॉलिसी क्या होगी, इस देश का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी डेमोक्रेसी, इसकी पॉलिटी कैसी होगी, उस बात का मूलभूत प्रमाण है और उस बात का मूल तत्व है। तो आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को उसके साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, वरना इस देश की पॉलिटी ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं जिसको केशवानंद भारती के जजमेंट में और समय के साथ आगे के जजमेंट्स में भी बार बार बताया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, उस लिस्ट के अंदर और बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड करी जा सकती हैं और समय के साथ साथ हो भी रही है। तो जब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, तो इट क्लियरली सेज दैट पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री डज नॉट हैव द राइट to alter the basic structure or alter such principles of the polity or of the constitution which form the basic polity of the country or basic nature of a country, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कैसा नेचर होने वाला है वहां की डेमोक्रेसी का, आप उस चीज को क्या नहीं करोगे, चैलेंज नहीं करोगे, उस चीज को ऑल्टर नहीं करोगे, वहां ऑल्टरेशन नहीं होंगे। अब ये जजमेंट जो है, इसके इस जजमेंट के आने के पहले कई सारे सीरीज ऑफ केसेस आए जिनके अंदर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर करने की बात चली थी। क्या फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर किया जा सकता है, क्या उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, क्या अगर उनका ऑल्टरेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू तो क्या उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो तभी केशवानंद भारती के केस में ये जजमेंट आया और लार्जेस्ट बेंच ने ये जजमेंट दिया विद अटमोस्ट मेजोरिटी दैट फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे पूरे संविधान का कोई भी हिस्सा हो, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। उसको ऑल्टर करने को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वैरी कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डू एनीथिंग यू वांट टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट शुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। ये कुल मिलाकर के बात आई आपके केशवानंद भारती के केस में, एंड सिंस देन वी हैव बीन फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड आई गेस इट विल बी फॉलोड फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स नाउ। चलिए अब आते हैं हम अगले आपके डॉक्ट्रिन के ऊपर, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 जब हम पढ़ते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल्दो आर्टिकल 21 के अंदर कहीं पर भी ड्यू प्रोसेस इस पूरे के पूरे फ्रेज का कहीं जिक्र नहीं है या मेंशन नहीं है। जब हम केसेस के थ्रू डेवलपमेंट देखते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमने ड्यू प्रोसेस को अडेप्ट किया है। ड्यू प्रोसेस एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, है ना। उस अमेरिकन कॉन्सेप्ट का कहना था कि समय के साथ में, क्योंकि दुनिया बदलती है, देश बदलता है, लोग बदलते हैं, वैसे ही कानून की जरूरतें भी बदलती हैं, ठीक है। लोगों की जरूरतें बदलती हैं और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून को भी बदलना पड़ता है। सो देयरफॉर द कंट्री और द जुडिशरी ऑफ द कंट्री कैन नॉट ओनली चैलेंज और एग्जामिन द एग्जीक्यूटिव्स एक्शन, बट इट कैन ऑल्सो चेक, इट कैन ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द सब्सटैंटिव लॉ, यानी कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, जो पार्लियामेंट का एक्ट है, उसके ऊपर भी निगरानी रख सकता है आपका जुडिशरी, और उसको भी चैलेंज कर सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। prior to adapting the due process of law, procedure established by law was being followed. Procedure established by law सिंपल सी बात कहता है कि जो कानून में लिख दिया है,
ठीक है। और कानून कौन लिखता है? कानून लिखा जाता है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सो द आर्टिकल 21 सेड दैट आप प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसके अलावा किसी भी और तरीके से क्या नहीं कर सकते हो, लोगों से उनकी लिबर्टी या लाइफ नहीं छीन सकते हो, ठीक है। नाउ when we say the law that is made by the legislature cannot be challenged, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी इंसान से उसकी पर्सनल लिबर्टी या उसकी लाइफ तो छीन सकते हो, बट सिर्फ कैसे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू, यानी कि जो प्रोसीजर आपके लेजिस्लेचर ने एस्टैब्लिश कर दिया, सिर्फ उसके ही थ्रू आप इसको ऑल्टरकेट कर पाओगे, उसके ही थ्रू आप इसके ऑल्टरेशन कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको ऑल्टर नहीं कर पाओगे। सो इसका मतलब क्या है कि आप जो प्रोसीजरल एक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव जब उसका एनफोर्समेंट कर रही है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, बट जो कानून आपके पास सब्सटैंटिव फॉर्म में है, दैट एक्ट और दैट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज, द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का व्यू था। सो ए के गोपालन का केस आया, जहां पर यही हुआ कि ए के गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नैरो व्यू लिया और वहां पर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के साथ में ही गए और आपने कानून को चैलेंज करने से मना कर दिया। आपने सिर्फ कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर आर्बिट्ररी है तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अगर कानून आर्बिट्ररी है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जहां पर मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है इंपाउंड कर लिया जाता है बाय द पासपोर्ट अथॉरिटीज, एंड जब वो ग्राउंड्स पूछते हैं कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पर उनका जो पासपोर्ट है इंपाउंड हुआ है, तो द एयरपोर्ट अथॉरिटी डिनाइज ऑन द पासपोर्ट अथॉरिटी डिनाइज ऑन आंसरिंग हर, कह देते हैं कि कुछ रीजंस हैं और ये जो एक्ट है जिसके अंतर्गत हमने आपका पासपोर्ट इंपाउंड किया है, वो एक्ट हमें अलाउ नहीं करता आपको ग्राउंड्स बताने के लिए। सो शी चैलेंजेस द वेरी प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, and when she goes to the Supreme Court, there she mentions that it is high time that we must follow due process of law instead of just blindly following the procedure established by law, because हमारे constitutional makers का जो intent है वो कभी भी ये नहीं था कि हम पार्लियामेंट के एक्ट को चेक ना कर पाए या पार्लियामेंट को हम कभी भी सुप्रिटेंड ना कर पाए। उनका इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि कानून हम आर्बिट्ररी बना लेंगे लेकिन उसका एनफोर्समेंट आर्बिट्ररी तरीके से ना हो, ये हम चेक कर ले। उनका तो इंटेंट हमेशा यही रहा है कि ना ही कोई आर्बिट्ररी लॉ बने और ना ही कभी किसी अच्छे लॉ का एनफोर्समेंट आर्बिट्ररी तरीके से हो। तो जब इस बात को यहाँ चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही वाइड व्यू लिया और इस वाइडर व्यू को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बात को अपहेल्ड किया दैट दो वी डू नॉट मेंशन और दो वी डू नॉट हैव द मेंशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन आर्टिकल 21, बट स्टिल इंडिया विल फॉलो द doctrine of due process of law, and the due process of law will allow the judiciary to not only keep a check on the procedural aspect of a particular law but also on the substantive aspect of that law, and it will not only check the arbitrary actions of the executive but it will also check the arbitrary actions of the parliament or the legislature. So ये एक जजमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे इंडिया के, आज आप कह सकते हो कि जो हम इतना वाइडली सोच पाते हैं, उस वाइड सोच के पीछे, उस ब्रॉडर एस्पेक्ट के पीछे, उस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के पीछे ये जजमेंट का काफी बड़ा हाथ है। इसी के साथ में आप लोगों का ये सेशन खत्म होता है। बहुत सारे और डॉक्ट्रिन्स आएंगे जो मैं लेकर के आऊंगी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने हमारा चैनल अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आप लोगों को हमारे सारे एक्टिविटीज का इंटीमेशन मिलता रहे और आप एकदम अपडेटेड रहें। चलो बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।